कि वो 2 महीने 2.5 महीने जो होते हैं प्रीलिम्स के बाद मेंस के बीच में, वो भी बहुत ज़्यादा हार्डवर्क मांगते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी गाइडेंस मांगते हैं वो टाइम, क्योंकि वो बहुत क्रूशियल है। तो एक सीसैट को जो लोग इग्नोर करते हैं, जो अगर यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं ये सुन रहे हैं, तो सीसैट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैं हूँ उसकी विक्टिम, तो सीसैट को वर्क करना है। और 3rd अटैम्प्ट में फिर मेरा प्रीलिम्स हुआ, क्योंकि तैयारी 2nd अटैम्प्ट से ही थी, क्योंकि जनवरी में मेरा पेपर था और सर मेरे को फीवर हो गया था। मेंस वाले दिन में मेरे को 102 बुखार था। तो जीएस 1 और 2 के एग्ज़ाम में तो मैं बिल्कुल शिवरिंग वाली कंडीशन थी उस दिन मेरी, जब मैंने एग्ज़ाम दिया। तो सर उसमें मेरे भैया, जैसे मैंने बताया, 16-18 घंटे तो मैं सच बोलूँ मैं नहीं पढ़ी कभी। 16-18 घंटे तो मुझे लगता है तभी हुए होंगे जब बिल्कुल एग्ज़ाम पास आ जाता है, कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ और कुछ बैकअप रह गया है उसको कंप्लीट, तो कभी एक आधा दिन निकल जाते हैं ऐसे जहाँ पे आप 16-17 घंटे पढ़ रहे हैं। बाकी मुझे लगता है ऑन एन एवरेज आप 10 से 12 घंटे होती है। जैसे आजकल जो बच्चे हैं वो मैक्सिमम बच्चे तो गोल सेट करने में उलझे रहते हैं। अपना गोल किस तरह से सेट करें और किस समय वो करें, कैसे ध्यान दें अपने गोल के ऊपर? जी, ये क्वेश्चन मेरे से काफ़ी बच्चों ने अभी पूछा है। जब से मैंने मतलब मेरा रिज़ल्ट आया उसके बाद मेरे काफ़ी बच्चों से। देश में हर साल लाखों बच्चे यूपीएससी की परीक्षा में बैठते हैं। उनका सपना होता है आईएएस बनना, आईपीएस बनना, फॉरेन सर्विसेज में जाना या आईआरएस बनना। लेकिन इस परीक्षा में कुछ बच्चे ही सफल हो पाते हैं, और ऐसे ही सफल होनहार बच्चों में आज हमारे साथ हैं नेहा जैन। नेहा जैन ने यूपीएससी की परीक्षा क्लियर की है और 152 में उनका रैंक आया है, आईपीएस उनको मिला है। तो आज हम नेहा जैन से विस्तार में बातचीत करेंगे कि कितने घंटे पढ़ाई हुई और क्या इनका सब्जेक्ट था, कौन सा इनका प्रयास था, पूरा घर का सपोर्ट कैसे रहा और किस तरह से ये इस मुश्किल चुनौती को पार कर पाई। तो सबसे पहले उनके साथ मम्मी हैं, इनको बधाई देते हैं। सबसे पहले आपको बधाई हो। थैंक यू सर। और आंटी जी आपको भी बधाई हो। थैंक यू सर। आपका शुभ नाम? राजबाला जैन। राजबाला जैन है नेहा जैन की मम्मी, और नेहा जैन से हम विस्तार से बातचीत करते हैं। अब कि जैसे आजकल है ना 10वीं 12वीं के बच्चे हैं, हम उनका इंटरव्यू करते हैं, जो टॉपर आते हैं, डिस्ट्रिक्ट टॉप करते हैं, स्टेट टॉप करते हैं, तो सब ये कहते हैं कि हमें टारगेट पूछते हैं तो डॉक्टर बनना है या आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है। आपने पहली बार कब सोचा था कि मुझे आईएएस बनना है, यूपीएससी की परीक्षा देनी है? सर ऐसे बिल्कुल ऑनेस्टली बोलूँ तो मेरे दिमाग में कभी स्कूल टाइम से तो नहीं था कि मेरे को यूपीएससी की तैयारी करनी है। लेकिन जिस हिसाब से आज मैं देखती हूँ कि हाँ स्कूल वाले बच्चे और कॉलेज टाइम से ही उनके मन में एक गोल रहता है, तो ये देख के बहुत खुशी होती है। लेकिन मुझे इस बारे में काफ़ी लेट पता चला था, और मेरे परिवार में ही जिनका आपने भी पहले इंटरव्यू लिया हुआ है, हिमांशु जैन भैया, तो उन्होंने 2018 में जब ये परीक्षा पास की थी, तो मैं जॉब कर रही थी बैंगलोर में विप्रो कंपनी में। तब मुझे पहली बार पता चला था इस पढ़ाई के बारे में, और तब मैंने थोड़ा जानने की कोशिश की। इसमें मेरे बड़े भैया डॉक्टर नवीन जैन दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया, उन्होंने थोड़ा इस बारे में जानकारी इकट्ठी की कि किस तरह से पढ़ाई की जाती है। और फिर मेरे मन में आया कि हाँ मेरा थोड़ा इंटरेस्ट था ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स में। अच्छा। तो मैंने जैसे पढ़ाई शुरू की, और मुझे कहीं ना कहीं यूपीएससी के सिलेबस से ही एक माना जा सकता है कि एक मोटिवेशन मिला, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस ऐसा है कि आपको एक बहुत ही जागरूक सिटीज़न बनाता है। और इतना सारी मुझे लगा कि इन्फॉर्मेशन लेने के बाद, पढ़ने के बाद, देश की समस्या और बाकी चीज़ों को देखने के बाद बिल्कुल भी मन पीछे मुड़ के देखने का नहीं किया, और मैंने सोचा कि मैं कंटिन्यू करूँगी और अचीव करूँगी। ओके। आपने बताया कि नौकरी के दौरान कि पहली बार ये मन में आया कि यूपीएससी परीक्षा देनी। कहाँ किस चीज़ की नौकरी कर रहे थे? पढ़ाई आपकी स्कूलिंग कॉलेज कहाँ हुई है? जी, मैं बाई बर्थ सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश की हूँ, और वैसे मेरे मम्मी पापा हरियाणा के हैं, और मेरा बर्थ वहीं हुआ, और मेरी स्कूलिंग भी सिंगरौली में हुई। और इसके बाद जब मैंने स्कूलिंग के बाद हायर एजुकेशन के लिए मैं दिल्ली आ गई थी, मैंने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट की पढ़ाई की, वो मैंने क्लियर किया, तो वहीं से ही कैंपस प्लेसमेंट हुआ था, और मेरी जॉब लगी थी आईटी कंपनी में। और पहले मैं पुणे थी कुछ टाइम, फिर उसके बाद बैंगलोर थी, और जॉब आईटी सेक्टर में थी, लेकिन फंक्शनल फाइनेंस रिलेटेड जॉब था। तो कहीं ना कहीं लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपने कोर्स जो मैंने किया था उससे अलग था वो, तो मेरी रुचि शायद थोड़ी कम हो गई, और मेरा ध्यान जब इस पढ़ाई की ओर गया, तो जैसा कि मैंने बताया मेरा ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में थोड़ा इंटरेस्ट हमेशा से था स्कूल टाइम से, तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए सही करियर ऑप्शन होगा, तो इसलिए मैंने स्विच किया।
दोनों कहीं मिलजुल ही नहीं खाते थे। जी बिल्कुल नहीं खाते थे, ना ही मेरा कॉमर्स जो मेरा स्कूल का मेरा जो बैकग्राउंड था वहाँ से भी नहीं, और ना ही मेरी जॉब में कोई लेना देना था उसका। लेकिन हाँ जी, बिल्कुल अलग था। बिल्कुल अलग। तो क्या आपने जब नौकरी करते हुए ही मतलब तैयारी की या फिर नौकरी छोड़ दी थी? नौकरी तो छोड़ दी थी मैंने, मतलब पहले मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट जब दिया तो बैंगलोर में ही थी, तो उस टाइम पे मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट देते हुए तो नौकरी के साथ ही मैनेज किया था, दोनों जॉब से आती थी और पढ़ती थी। लेकिन बाद में मुझे लगा कि थोड़ा मटेरियल का क्रंच था, आइसोलेटेड थोड़ी पढ़ाई थी मेरी, बहुत अकेले रह के पढ़ती थी, कोई ग्रुप नहीं था, और गाइडेंस भी ऐसा लग रहा था चाहिए है, तो इसलिए मैंने उस टाइम पे नौकरी छोड़ दी थी, और दोनों चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल भी हो रहा था। फिर मैं दिल्ली आ गई थी। ओके, आपने भी कहा कि गाइडेंस की चाहिए था, गाइडेंस का कितना रोल होता है इसमें? जी, गाइडेंस का तो बहुत ज़्यादा रोल है। मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा रोल हार्ड वर्क का है, उससे कहीं ज़्यादा गाइडेंस का है। और क्योंकि आप अगर हार्ड वर्क तो मुझे लगता है सब कर रहे हैं। आप अगर देखेंगे कि 5 लाख बच्चे अगर ये पेपर दे रहे हैं, प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं, फिर उसके बाद मेंस पे आते हैं, तो इंटरव्यू तक भी बच्चे रहते हैं, एक एक नंबर से रह जाता है। तो मुझे लगता है हार्ड वर्क तो हर कोई कर रहा है। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गाइडेंस कम रह जाना या फिर कुछ चीज़ें हो जाती हैं, मुझे लगता है कि हाँ, गाइडेंस का तो बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि एक लंबी पढ़ाई है। लंबी पढ़ाई है। आपका मोटिवेशन, आपका मोटिवेटर कौन रहा? आपको कहाँ से गाइडेंस मिली? कोचिंग का सहारा लिया, किसी और से सब कुछ जानकारियाँ लिया आपने? जी, कोचिंग मैंने नहीं ली। मैंने सिर्फ जहाँ ज़रूरत लगी वहाँ पे कुछ मेंटरशिप कोर्स ज्वाइन कर लिए, या फिर किसी अपने सर या किसी से कांटेक्ट में रहती थी मैं, लेकिन मैंने एज सच कोचिंग नहीं की प्रॉपर। और मोटिवेशन की अगर बात करें तो मेरे कई सोर्स थे। अगर मैं अपनी फैमिली में बात करूँ तो मेरे भैया मेरे लिए सबसे बड़े, जैसे मैंने बताया भैया मेरे डॉक्टर नवीन जैन, उनका सबसे ज़्यादा एक सपोर्ट था, मॉरल सपोर्ट उनकी तरफ से हमेशा रहा। उन्होंने कभी भी मुझे पीछे मुड़ के देखना एक होता है, और कभी भी ये नहीं महसूस कराया कि मैं ये नहीं कर सकती। 2 बार मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, फर्स्ट अटैम्प्ट सेकेंड अटैम्प्ट, तो उन्होंने हमेशा ही ये बताया कि इम्प्रूव कैसे करना है। कभी भी ये नहीं सोचा कि नहीं हो पाएगा, क्या डाउट नहीं किया। उसी तरीके से मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन, मेरी सिस्टर है सिम्पी जैन, और मेरे भाई हैं छोटे गिरीश जैन, तो उनका सभी का बहुत बहुत सपोर्ट था। एक फैमिली सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ से मैं बोलूँगी सपोर्ट में सर सीनियर्स का बहुत सपोर्ट था। सीनियर्स, जैसे कि मैंने बताया कि मैं दिल्ली आ गई थी तो काफ़ी लोगों के कांटेक्ट में आई, तो जो वो सीनियर्स थे मेरे, वो उनसे कभी भी हेल्प मांगो तो ऐसा लगता था कि हेल्प करने के लिए लोग आगे आते थे, और मटेरियल ही हो या फिर गाइडेंस बताना, आंसर राइटिंग हो तो आंसर चेक कराना, एक वो। और टीचर्स में एक मेरे सर थे अमित जैन सर, तो वहाँ दिल्ली में ही उनसे मैं आंसर राइटिंग के फाउंडेशन के टाइम पे मैंने 2 महीने क्लास ली थी, तो वो हमेशा मेरे एक ओवरऑल सपोर्ट बने इंटरव्यू तक। प्लस जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि मोटिवेशन और प्रेरणा तो आई उनसे है, जिनको देख के मैंने शुरुआत की पढ़ाई, तो हिमांशु भैया उनसे, और आशिका भाभी, तो उन्होंने ही शुरुआत से मुझे बताया कि हाँ ये कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी एक स्रोत है। ओके, तो जैसे आपने बताया कि पहले 2 अटैम्प्ट में तो आप प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं कर पाए थे, और तीसरे में इंटरव्यू तक पहुंच गए और सिलेक्शन भी हो गया, तो ये कैसे पूरा, जैसे एक स्टेप क्लियर हुआ, फिर दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, इसके बारे में थोड़ा बताओ। जी, मेरे लिए प्रीलिम्स थोड़ा बैरियर बना, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट में तो जैसा कि मैंने बताया कि मेरे पास थोड़ी गाइडेंस ही कम थी, और मतलब शायद मैंने हार्डवर्क बहुत किया। फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियरली मुझे पता था मैंने हार्डवर्क तो बहुत किया है, मैंने बहुत पढ़ाई की थी, लेकिन गाइडेंस की कमी होने की वजह से डायरेक्शन सही नहीं था, तो प्रीलिम्स उस टाइम नहीं हुआ। सेकेंड में मेरी प्रिपरेशन अच्छी थी और थोड़े ही नंबर से मैं चूक गई। और इनफैक्ट इसमें मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी, सीसैट का भी एक रोल बहुत इम्पॉर्टेंट रहा मेरे लिए। जो एक क्वालिफाइंग पेपर होता है, तो उसमें भी मुझे हमेशा सेकेंड अटैम्प्ट में मेरा उसमें डाउटफुल हो गया था। तो एक सीसैट को जो लोग इग्नोर करते हैं, जो अगर यूपीएससी के एस्पिरेंट्स है ये सुन रहे हैं, तो सीसैट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैं हूँ उसकी विक्टिम, तो सीसैट को वर्क करना है। और थर्ड अटैम्प्ट में फिर मेरा प्रीलिम्स हुआ, क्योंकि तैयारी सेकेंड अटैम्प्ट से ही थी, बट कुछ कमी रह गई होगी, तो गलतियाँ हो जाती हैं हॉल में, ऐसा हुआ होगा। बिल्कुल। और इंटरव्यू तक पहुँचे फिर? जी, तो थर्ड अटैम्प्ट में ऐसा था कि फर्स्ट 2 अटैम्प्ट जब प्री नहीं होता था, तो 1 साल का पूरा टाइम मिल जाता है पढ़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं मैंने मेंस की प्रिपरेशन थोड़ी बहुत ही सही, बट जितनी हो सकती थी शुरुआत कर दी थी उसी दौरान। और ऐसा नहीं कहूँगी कि पूरी प्रिपरेशन थी, क्योंकि वो 2 महीने 2.5 महीने जो होते हैं प्रीलिम्स के बाद मेंस के बीच में, वो भी बहुत ज़्यादा हार्डवर्क मांगते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी गाइडेंस मांगते हैं वो टाइम, क्योंकि वो बहुत क्रूशियल है।
और उस टाइम पे एक भी गलत स्टेप आपको बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकता है। मतलब आंसर राइटिंग हो या फिर आपका टाइम टेबल हो या फिर आप कौन से सोर्सेज से पढ़ रहे हैं, वो सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं उस टाइम। तो वो जब हो गया इंटरव्यू के लिए, मेरे को हमेशा से, सच बोलूँ तो मेरा एक पर्सनैलिटी वैसी है कि मैं थोड़ी एक्साइटेड थी इंटरव्यू के लिए। मुझे ऐसा लगा था कि इंटरव्यू में बहुत मज़ा आएगा। डरी हुई थी इक्वली, ज़रूर वो तो है ही। बट उस इंटरव्यू फेज़ में मुझे हिमांशु भैया ने और आशिका भाभी ने बहुत ज़्यादा हेल्प की और उन्होंने मेरे को वैसे घंटों बैठ के मेरी फॉर्म फिल करवाए। उन्होंने मेरी गाइडेंस दिया मेरे को कि कैसे इंटरव्यू में बिहेव करना है, उस चीज़ पे टिप्स दी उन्होंने। और जैसा कि मैंने बोला, मेरा खुद भी बहुत अच्छा इंटरेस्ट था इंटरव्यू का फेज़, मैंने काफ़ी एंजॉय किया और जी फिर क्लियर हुआ। तो आपने जैसे बताया ना कि घंटों मेहनत करनी पड़ती है सेकंड प्रीलिम्स के बाद, तो कितने घंटे पढ़ते थे? जैसे आजकल हम इंटरव्यू देखते हैं कि कोई 16 घंटे पढ़ा, कोई 18 घंटे, आपका कितना, क्या शेड्यूल था आपका? 16-18 घंटे तो मैं सच बोलूँ मैं नहीं पढ़ी कभी। 16-18 घंटे तो मुझे लगता है तभी हुए होंगे जब बिल्कुल एग्ज़ाम पास आ जाता है, कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ और कुछ बैकअप रह गया है उसको कंप्लीट, तो कभी एक आधा दिन निकल जाते हैं ऐसे जहाँ पे आप 16-17 घंटे पढ़ रहे हैं। बाकी मुझे लगता है ऑन एन एवरेज आप 10 से 12 घंटे होती है, कभी कभी 8 भी हो जाती है। तो एक एवरेज 10 घंटे का मान के चल सकते हैं। अगर आप 10 घंटे भी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि हो सकता है। ऐसा कोई 16 घंटे और 18 घंटे वाला ये रूमर्स लगता है, मुझे बहुत मिथ लगता है। तो मुझे नहीं लगता कि 16 घंटे 18 घंटे की ज़रूरत पड़ेगी। गिवन आपका जो शेड्यूल है आप वो फॉलो करो। अगर आप वो 10 घंटे वाला शेड्यूल डेली फॉलो कर रहे हो तो आपको एक दिन ऐसा नहीं आएगा जिस दिन आपको बहुत ज़्यादा बैठ के बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपने पहले ही तैयारी स्टेप वाइज की हुई है। तो जैसे ना, जैसे बच्चे कहते हैं कि एक रूटीन बना लिया हमने, टाइम टेबल कमरे की दीवार पे चिपका लेते हैं और भी सवेरे इस टाइम उठेंगे, इस टाइम तो ये पढ़ाई, आपने इस तरह बनाया कि वो पहले बना तो लेते हैं, 20 दिन बाद देखते हैं कि वो फॉलो नहीं हो रहा? तो आपने कभी इस तरह बनाया? होता है बिल्कुल, फॉलो ये तो बनाना ही पड़ता है, क्योंकि अगर आपका एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल नहीं है तो मुश्किल है, क्योंकि आप फिर भटक जाएंगे। सबसे मुश्किल होता है उसको फॉलो करना। जी, फॉलो करना भी, और कभी कभी थोड़ा बैकलॉग हो सकता है। जैसे कि मैंने सोचा था कि जब मैं 20 दिन में कोई चीज़ करूँगी शायद 25 लग जाते थे, तो ऐसा हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप, लेकिन अगर आपका बहुत ज़्यादा टफ टाइम टेबल आपने बना लिया है तो मैं मानती हूँ कि अगर आप उसका 80% भी अचीव कर रहे हैं तो आप सही दिशा में। तो बहुत अच्छा टाइम टेबल बना के और उसको फॉलो करें। तैयारी के दिनों में सिर्फ कोर्स ही पढ़ा है या उससे अलग भी कुछ नॉवल पढ़ा है या संगीत सुना, कुछ खेला, बाहर घूमे, इस तरह भी कुछ हुआ या सिर्फ कोर्स पे ही लगे रहे? सर मेरा तो ऐसा था कि मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा इसमें नहीं था कि नॉवल रीडिंग ज़्यादा होते हैं लोग जिनके बुक्स के साथ एक नॉवल की लाइब्रेरी बनी होती है। मेरा नॉवल रीडिंग एक हॉबी नहीं था, बट मुझे ज़्यादा मिलना जुलना एक पसंद है, तो मेरे को लगता है मैं लोगों से बातें ज़्यादा करती हूँ। एक ये होता था। इसके अलावा मेरी एक वेस्ट अप साइकिलिंग, जैसे मैंने इंटरव्यू में भी बताया था, तो एक वो मेरी हॉबी है, तो उस पर मैं थोड़ा सा वर्क कर लेती थी। कभी कभी थोड़ी बहुत पेंटिंग कर ली। और इसके अलावा मुझे लगता है कि मैं ज़्यादातर लोगों से इंटरेक्शन और एक सोशल होती हूँ, तो मुझे लगता है मुझे उसमें ज़्यादा मज़ा आता था। जी। तो सब्जेक्ट क्या थे आपके? सब्जेक्ट मेरा सोशियोलॉजी था, ऑप्शनल जो मैंने चूज़ किया था। शुरू से ही तीनों अटेम्प्ट में सोशियोलॉजी रखा है? हाँ जी। ओके। तो सोशियोलॉजी तो बड़ा एक ईजी सा सब्जेक्ट है, तो जो बच्चे सोशियोलॉजी लेना चाह रहे हैं थोड़ा उनके लिए वो सोशियोलॉजी की तैयारी किस तरह से करें? सोशियोलॉजी आपने वैसे तो सही कहा कि इजी सब्जेक्ट है कंपैरेटिवली, क्योंकि उसका सिलेबस रिलेटिवली बाकी सब्जेक्ट से देखा जाए तो थोड़ा छोटा है, और लेकिन उसमें कंपटीशन सबसे ज़्यादा है, ये उसका माइनस पॉइंट है। उसमें कंपटीशन सबसे ज़्यादा है क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट है जो ज़्यादातर बच्चों ने लिए हुए हैं। तो उसकी वजह से आपको मार्क्स सिक्योर करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है। ये एक फैक्टर है, क्योंकि अगर कंपटीशन ज़्यादा है तो सब कोई इनोवेट कर रहे हैं, सब कोई बेटर लिखने की कोशिश कर रहा है, तो आपको डबल मेहनत करनी पड़ जाती है। ये चीज़ है। क्या किस तरह की चुनौतियाँ रही इस पूरे जो थर्ड अटेम्प्ट तक क्लियर होने तक, जो स्टार्टिंग जहाँ से हुई, क्या क्या चुनौतियाँ फेस की आपने? सर एक तो कोरोना, एक कोविड लॉकडाउन होना ही ये सबसे पहली चुनौती थी। तो प्रीलिम्स के टाइम ऐसा हुआ कि मेरे को दिल्ली से हॉस्टल खाली करके वापस अपने घर आना हुआ। घर जाके एक नया माहौल था, क्योंकि मैंने घर पे रह के कभी इसे पढ़ाई ज़्यादा नहीं की थी। तो इस मामले में तो मेरी मम्मी है यहाँ पे, तो इनका पूरा सहयोग था, और मुझे लगता है कि मेरी मम्मी ने दिन रात एक कर दिया था ताकि बस मैं सही से पढूं। मेरे को अपने मतलब
कभी भी एक कोई बर्तन घर भी का काम उठाने की ज़रूरत नहीं होती थी। बिल्कुल, तो मेरी मम्मी ने पूरा सहयोग दिया और पापा मम्मी दोनों ऐसे आसपास रहते थे मेरे हमेशा कि मेरे को कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, कोई गेस्ट आए हैं तो फिर भी मुझे डिस्टर्बेंस ना हो और लोगों का आना जाना कम से कम रहे मेरे घर, मेरे रूम पे। और उस तरीके का माहौल बनाया कि मैं 4 महीने जब मैंने घर पे प्रीलिम्स की तैयारी की तो वैसा माहौल बना। एक तो ये चुनौती थी लेकिन शुरुआत में, जो कि बहुत पॉजिटिव भी था क्योंकि मैं घर के माहौल में पढ़ी तो मैं बहुत प्रोटेक्टिव थी, तो अच्छा रहा। इसके अलावा सर चुनौती बोलो तो मेंस में सबसे बड़ी चुनौती थी मेरे लिए एक तो कॉन्फिडेंस, क्योंकि फर्स्ट मेंस बहुत ज़्यादा एंजाइटी भी क्रिएट करता है, तो ये मुझे लगता है इन जनरल सबके साथ है, तो वो मेरे साथ भी था। और सर मेरे को दिल्ली की सर्दी सहन करना एक चुनौती था क्योंकि जनवरी में मेरा पेपर था और सर मेरे को फीवर हो गया था। मेंस वाले दिन में मेरे को 102 बुखार था, तो GS 1 और 2 के एग्ज़ाम में तो मैं बिल्कुल शिवरिंग वाली कंडीशन थी उस दिन मेरी जब मैंने एग्ज़ाम दिया। तो सर उसमें मेरे भैया, जैसे मैंने बताया, तो उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, मेरे लिए हर टाइम खड़े रहे। वो एग्ज़ाम वाले पूरे दिन वो बाहर खड़े रहते थे जिस दिन मेरा पेपर होता था, ताकि मैं दवाई पानी लेके मेरा, तो एक वो चीज़, एक वो चुनौती थी मेरे लिए मेंस में बीमार होना। और सर इंटरव्यू में ये चुनौती थी कि मेरा इंटरव्यू बिल्कुल ही 3rd डे पे था, तो मेरे पास बिल्कुल ही 12-13 दिन ही थे पढ़ने के लिए। जहाँ लोग 2-2 महीने या 1-1.5 महीने मिल जाता है लोगों को पढ़ने का, मेरे पास सिर्फ 12 दिन थे इंटरव्यू प्रिपेयर करने के लिए। तो सर एक वो चैलेंज था, लेकिन मुझे लगता है कि वो चैलेंज भी सबकी मदद से काफ़ी आसान हो गया और बहुत अच्छी जर्नी हुई। बिल्कुल। तो ये आपने चैलेंज किए है, शुरू में भी आपने कहा कि स्टडी बहुत मुश्किल रहती है इसमें, लेकिन बहुत सारी आसान भी रहती है। स्मार्ट स्टडी का रोल ज़्यादा रहता है, क्योंकि मैंने तो आपने सारे बताया कि सभी करते हैं, तो वो स्मार्ट स्टडी बच्चे किस तरह से करें? क्योंकि ऐसा नहीं है कि 16-16 18 घंटे पढ़ते रहें। असली है कि स्मार्ट स्टडी करें, वो किस तरह से करें? स्मार्ट स्टडी के लिए मुझे लगता है कि एक तो नोट्स बनाने की जो स्ट्रैटेजी होती है वो सही होनी चाहिए। मतलब आप, और उससे भी पहले इनफैक्ट सोर्स आपके क्या है, तो सोर्सेज बहुत स्मार्टली चूज़ करो। ये नहीं कि आप एकदम अलमारी भर के दिखाना चाह रहे हो कि हम UPSC के पेपर, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं पूरी अलमारी भरी हुई है और आपने पढ़ भी लिया सब कुछ, लेकिन आपके पास याद कुछ नहीं है जब आपको लिखने पे आती है, तो एक वो गलत काम है, वो नहीं करना चाहिए। स्मार्ट वर्क के लिए आपको एक तो मटेरियल कम से कम, और उस कम से कम मटेरियल के भी बहुत अच्छे नोट्स जो आपके, और उस नोट्स में भी मैं एक चीज़ कहती हूँ कि जो एस्पिरेंट्स होंगे वो शायद समझ पाएंगे इस चीज़ को कि जो आपकी अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें होती हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, तो वो मैं अपने नोट्स में नहीं डालती थी। जो मुझे समझ आ गई और मेरे दिमाग में इनग्रेन्ड है, मैं सिर्फ उन चीज़ों को नोट्स में डालती थी जो मुझे याद करनी है, जो मुझे याद नहीं रहती, डेटा, फैक्ट्स, ऐसी चीज़ें जो मुझे एग्ज़ाम में डायरेक्टली कोट करनी है, तो और मुझे ऐसे मेरे दिमाग से वो बन के नहीं निकलेगा, वो मुझे याद ही करना पड़ेगा, तो उन चीज़ों को ही मैं नोट्स में लिखती थी। तो एक ये स्मार्ट वर्क हो सकता है, और कम टाइम में कितना ज़्यादा आप इनपुट ले रहे हो, एक ये भी एक कला है, क्योंकि मेंस और प्री और मेंस के जो बीच में गैप है वो बहुत कम है, तो वो उस टाइम पे आप कितना ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली चल रहे हो, आप कितने अच्छे से बैलेंस कर पा रहे हो अपनी पढ़ाई, रिवीजन, प्रैक्टिस, तीनों चीज़ों को। प्लस सब्जेक्ट्स में भी ऐसे है, GS है और ऑप्शनल है, तो इन सबको कैसे आप मैनेज कर पा रहे हो, तो वो एक बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजी चाहिए होती है। सर आपका IPS में सिलेक्शन हुआ है, 152वां आपका रैंक था, आपकी चॉइस क्या थी? पहली चॉइस IAS थी या IFS थी, IPS थी? सर मेरी पहली चॉइस IAS और दूसरी IPS थी, तो उस हिसाब से मेरे को 152 में IPS प्रेफरेंस। IAS के लिए दोबारा फिर एग्ज़ाम दोगे? सर ये एक डिसीजन है, मैं अपनी सर्विस से बहुत खुश हूँ, लेकिन जैसे कि मेरे पापा का तो कहीं ना कहीं एक सपना ही था, मेरा मन IAS का था, लेकिन पापा कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सर्विसेज के लिए ज़्यादा अट्रैक्शन मानते हैं, तो वो तो मुझे कहते हैं कि एक्सेप्ट कर लो ये सर्विस। लेकिन सर मैं अपनी सर्विस से खुश हूँ और सोचूंगी कि मैं ज्वाइन कर लूँ। जी ज्वाइन कर लूँगी। जैसे आजकल जो बच्चे हैं वो मैक्सिमम बच्चे तो गोल सेट करने में उलझे रहते हैं, अपना गोल किस तरह से सेट करें और किस समय वो करें, कैसे ध्यान दें अपने गोल के ऊपर? जी ये क्वेश्चन मेरे से काफ़ी बच्चों ने अभी पूछा है, जब से मैंने मतलब मेरा रिज़ल्ट आया उसके बाद मेरे काफ़ी बच्चों से इंटरेक्शन हुआ हर एज ग्रुप में। जैसे कुछ स्कूल के बिल्कुल ही 9th-10th क्लास के बच्चे हैं,
उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, क्या करें। तो सर आज मैं एज ए अच्छा प्लेटफॉर्म है मेरे पास, तो मैं वो चीज़ें थोड़ी बता सकती हूँ। तो मैंने उनको यही कहा कि अभी तो आप एक अवेयरनेस जगाइए, तो आप न्यूज़पेपर रीडिंग मुझे लगा कि एक अच्छा उनके लिए होगा, क्योंकि यूपीएससी की पढ़ाई सर मुझे नहीं लगता ऐसी है कि आपको 12th के बाद ही बिल्कुल किताबों में घुस जाना चाहिए या फिर और ग्रेजुएशन के साथ आप लगे। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो कुछ आपकी टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कोई आईआईटी में जाना चाहता है, कोई डॉक्टर भी बनना चाहता है, कोई टीचर या फिर ऐसे कुछ अपने रोल्स करना चाहता है, तो आप अगर वैसे बैकग्राउंड को चाहते हैं अपने लिए और आपने कुछ सोचा था, तो आप वो भी कर सकते हैं और यूपीएससी की पढ़ाई उसके बाद भी की जा सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है सर, क्योंकि यूपीएससी को कैंडिडेट को भी थोड़ा मैच्योर्ड होना चाहिए, और जहाँ जैसे कि सोचते हैं बच्चे कि कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करें 12th के बाद, तो एक वो भी डाउट रहता है। तो उस पर भी मैं यही कहूँगी कि जो उनके इंटरेस्ट है उस पर चूज़ करें, ये सोच के नहीं कि यूपीएससी के लिए क्या ज़रूरत है भाई, क्योंकि यूपीएससी के वही सब्जेक्ट्स है जो आपने स्कूल में भी पढ़े हैं। तो थोड़ा उनको हाई लेवल पे पढ़ना है, वो आप बाद में भी कर सकते हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट है कि आपको साइंस अच्छी लगती है तो आप कर लीजिए साइंस। तो देयर इज़ नो, मैंने जैसे कॉमर्स से किया है, तो मुझे नहीं लगा कभी भी कॉमर्स इज़ अ बैरियर कि मेरा यूपीएससी में कोई लैग हुआ। तो सब्जेक्ट आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं अभी से, और यूपीएससी उसके बाद भी किया जा सकता है। तो उसकी टेंशन अभी स्कूल टाइम से लें और किताबी कीड़ा बने, ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी। और इनफैक्ट अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे जो है बहुत ध्यान देना चाहिए बच्चों को, और बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना, हॉबी डेवलप करना, लोगों से मिलना, वो जानकारी रखना, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इनफैक्ट मुझे लगता है कि वो ज़्यादा एक ज़रूरी होगा इसके लिए। जी। तो एक और बताइए कि जैसे हम पेपर के दिनों में और जब बच्चे तैयारी करते हैं और घर में अपने आप को कैद कर लेते हैं, और उनका बाहर घूमना फिरना, संगीत सुनना, घर वालों से, जैसे आपने भी कहा कि जैसे कोई बाहर का डिस्टर्ब ना करे, किस तरह से वो माहौल, घर का माहौल कैसे रखें, और आपकी मम्मी से पूछेंगे कि किस तरह का माहौल इन्होंने घर पे रखा। सुनाओ। राजबाला जैन। राजबाला जैन, आप ये बताइए कि जैसे आपने कोरोना के बाद बिटिया घर पहुंची, तो किस तरह का माहौल आपने दिया, और बिटिया नौकरी छोड़ के यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। हमने इस बात का कोई दुख नहीं था कि बेटी ने नौकरी छोड़ दी है, भाई इसकी तमन्ना है तो पढ़े। और हम माहौल ऐसा रखते थे एक कमरे में, इनको अपना खाना पीना बना, बेटे आके खाना ले लो, है ना। तो दूसरे को मिलना जुलना कम देती थी मैं दूसरे को, है ना। कोई भी आता था घर में, बोलते नेहा कहाँ, नेहा भाई अपने काम में बिजी है ना, ऐसे कह के उसको टाल देते तो थे। सिर्फ खाना खाने के लिए वह कमरे से बाहर निकलना होता। हाँ जी, हाँ जी, हम डिस्टर्ब नहीं करते थे। मेरी आदत नहीं थी जी अपने बच्चों को डिस्टर्ब करने के लिए, है ना। सब पढ़ाई में अपना मैं खुद काम करती थी, इनको बैठे बैठे खाना देती थी। तो ये बताइए, बचपन से ही पढ़ाई में इतनी होशियार थी या फिर बाद में ये सब कुछ हुआ? नहीं, ऐसे तो ये 12th में टॉपर थी, 3 सब्जेक्ट में टॉप किया इसने। अच्छा। हाँ जी, शुरू से मेरे सब 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों में सबसे अलग थी। ओके। हाँ जी। तो इनसे बड़े और छोटे कौन कौन है? छोटे एक भाई है इसका गिरीश जैन, वो भी डेंटिस्ट है। बहन है इससे बड़ी, वो फॉरेन में है, उसकी शादीशुदा है वो। और एक भाई है नवीन जैन, वो भी डेंटिस्ट है। उसी की सपोर्ट इसने ज़्यादा मिली। बार-बार जो अभी इंटरव्यू हाँ जी, वो दिल्ली में ही रहता था, और आना जाना, इसकी केयर करना, बताना, इसको सपोर्ट देना, हिम्मत देना, उसी का काम है। उसी का काम। हाँ जी। जैसे अभी हम जींद में हैं, तो आप मध्य प्रदेश में रहते हैं, तो हरियाणा के बैकग्राउंड में थोड़ी दर्शकों को जानकारी दे दीजिए। जी सर, जैसा कि मैंने बताया कि मैं तो बॉर्न एंड बॉट अप सिंगरौली में हूँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा हरियाणा के हैं। और अभी जींद में अगर हूँ तो जींद में मेरे बुआ फूफा जी यहाँ रहते हैं, कमला देवी जैन और श्रीचंद जैन। तो ये मेरे बुआ फूफा जी हैं, जिनका बहुत बहुत भारी एक सपोर्ट था, जिनको सबसे बड़ी मैं बताऊंगी बात कि अगर मेरा जब जॉब क्विट करने का मन था, और इनफैक्ट जब मैं आईएएस ये पढ़ाई परस्यू कर रही थी कि मेरे को करना है, तब मैंने सबसे पहले पापा से भी पहले फूफा जी को बताया था। ओके। तो उनका बिल्कुल सुनते ही सपोर्ट आया था। किसी ने भी ऐसे नहीं सोचा कि डाउट की चीज़ है कि नहीं कर पाएगी, और सबने कहा कि जो हमारे से सपोर्ट होगा हम करेंगे। और जितना हो सकेगा हिमांशु भैया से कनेक्ट रहना, और उनसे प्रेरणा, मतलब इस सपोर्ट लेते रहना। पापा का मूल गांव कौन सा है यहाँ हरियाणा में? हरियाणा में पापा कापड़ो गांव के हैं, जो जींद जिले के उचाना तहसील में है। जी।
और मेरी मम्मी कसून गांव की हैं। अच्छा, आप कसून गांव से, कसून में आपका मायका है। हाँ जी, हाँ जी। और कापड़ों में आपकी ससुराल। शादी है, हाँ जी। जी जी जी। तो वही जींद जिले के और उचाना सब डिवीज़न की बेटी नेहा जैन ने यूपीएससी की परीक्षा पास की है और एक जींद जिले का पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया है।